दोस्तों जस्ट अभी हमने सिंगल एजेंट के बारे में बात की थी। अभी हम मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर यानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका एक कंसेप्ट है कि आप एक से ज़्यादा एजेंट जब यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं मल्टी एजेंट। अब वो क्यों यूज़ किया जाता है या कब नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एक्चुअली कि मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर में एक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स के पास मेमोरी होती है, टूल्स होते हैं, रीजनिंग होती है, इंटेलिजेंस होता है, ये तो हमने ऑलरेडी बात किया। तो जब हम मल्टीपल एजेंट्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली अ ग्रुप ऑफ सिंगल एजेंट्स जो कि एक दूसरे से बात करके कोई टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो हर एक एजेंट के पास एक काइंड ऑफ आप अज्यूम कर सकते हो कि उसके पास एक रोल होता है, एक एक्सपर्टीज होती है। क्योंकि अब हम मल्टीपल एजेंट आर्किटेक्चर में आ गए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक ही एजेंट को सारा कुछ बना दे, उसको पूरा शक्तिमान बना दे और हम उसके थ्रू काम करवाए। तो इसीलिए जो है हम हर एजेंट को ऐसे एज्यूम करेंगे कि सेपरेट रोल है और एजेंट्स एक दूसरे से बात करेंगे। बात फिर से वही बोल रहा हूँ, वर्बल नहीं बात करते वो लोग। उनका एक ऑब्वियसली जेसन ऑब्जेक्ट का या पिडेंटिक भेजने का एक तरीका होता है। वो ऑब्जेक्ट भेज के करंट स्टेटस की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, कि कम्युनिकेट करते हैं कि किसके पास क्या कैपेबिलिटी है, कौन क्या कर सकता है, उस वो सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद में इसका एक फ़ायदा ये है कि हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। क्योंकि हर एक एजेंट का एक पावर है, एक्सपर्टीज है। वो अपना काम ठीक तरीके से करेगा, उसको जो काम दिया गया है, जो रोल हमने उसको दिया है वो रोल अच्छे से करेगा। तो जो जब भी उस टाइप का काम आएगा तो वही एजेंट करेगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास में सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर आप बिंदास यूज कीजिए। क्योंकि सिंपल चीज़ों के लिए सिंगल एजेंट या एलएलएम कॉल सफिशिएंट है एक्चुअली। तो हमने 3 लेयर की बात की अभी। एक तो डायरेक्ट एलएलएम कॉल किया जिसमें मेमोरी कुछ नहीं होता, सिंपली चैट जीपीटी एपीआई को कुछ तो भेजा, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, विषय खत्म हो गया। वहाँ पे मेमोरी नहीं है, वहाँ पे रीजनिंग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं, कुछ नहीं। सिंगल एजेंट में क्या था, उसके पास मेमोरी थी, उसके पास इंटेलिजेंस था, उसके पास टूल्स थे, वो सारा कुछ इस्तेमाल करके एक स्मार्टनेस उसके पास आ गया। लेकिन मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर में एलएलएम है, सिंगल भी है लेकिन मल्टीपल सिंगल एजेंट्स है। तो ये सबका सबसे आगे की चीज हम बात कर रहे हैं अभी एक्चुअली मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर। ये बहुत डीप है एक्चुअली, हम बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट टच करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एग्जांपल क्या है, एक रिसर्च एजेंट ले लिया आपने फॉर एग्जांपल, वो एक एजेंट हो गया आपका। उसके बाद कोडिंग एजेंट एक ले लिया जो कि कोडिंग करेगा आपके बिहाफ पे, आपने कुछ उसको यूज केस देने के बाद। एक रिव्यूअर एजेंट है जो आपने जो कोड किया, कोड होने के बाद वो रिव्यू करेगा बेसिकली, और इश्यूज होंगे तो बताएगा, जो कि फिर से लूप में जाकर कोडिंग एजेंट के पास जाएगा। तो ये यहाँ पे लूपिंग पिक्चर में आ गया, राइट, जो मैं आपसे बात कर रहा था। क्योंकि जब एजेंटिक चीजें पिक्चर में आती है तो लूपिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एक प्लानर एजेंट का आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये सबसे शुरू में आएगा कि जब भी कोई टास्क आया तो प्लान करेगा वो कि क्या क्या मुझे एजेंट लगेंगे, कौन सा एजेंट क्या काम करेगा और कौन सुपरवाइज करेगा, वो सब चीजें। तो ये था मल्टी एजेंट के बारे में। अब मल्टी एजेंट सिस्टम कब यूज करना चाहिए, जब आपका प्रॉब्लम या यूज केस कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मल्टीपल है और आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और जब आपके पास में मल्टीपल एक्सपर्टीज की जरूरत है, उस वक्त आप मल्टी एजेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है और ऐसा ही करना चाहिए भी, रियल में करना चाहिए। उसके बाद में एक बात ये भी है कि मान लो ऐसा कोई टास्क है, एक गोल है, जिसके जिसको आप टुकड़ों में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तभी आपका मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर काम करेगा। अदरवाइज एक ही टास्क है, सिर्फ जाना है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन लाना है, तो आप क्या ही कर लोगे, आप टास्क ही नहीं है आपके पास में। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्केलिंग की बात करते हैं। स्केलिंग मतलब अगर सिक्वेंशियल में जा रहा है, एक का काम खत्म हो गया, दूसरे के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, तो वो तो सीक्वेंस में हो गया, एक के बाद एक हो गया, वो तो टाइम लेगा ना। अगर ऐसी कोई चीज आप कर रहे हो जिसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल है अलग अलग एजेंट्स का, आपने डिवाइड कर लिया और इससे ये काम करवा रहे हो, इससे ये काम कर रहे हो एक ही टाइम पे, वो एजेंट अपना अलग दिमाग लगा रहा है ये, तो उस वक्त बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका टाइम बचाएगा एक्चुअली। और खास करके जब आपका वर्कफ्लो बड़ा है, उस वक्त जो है मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर बहुत काम आता है बेसिकली। और फिर से मैं वापस आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर कब अवॉइड भी करना चाहिए। जब आपका टास्क बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल मत कीजिए मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर। जब एक एजेंट सफिशिएंट है तो आप मल्टी एजेंट मत कीजिए, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। जब आपके पास में
लेटेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप एक से ज़्यादा एजेंट यूज़ करोगे, जैसे फ़ायदा होता है वैसे नुकसान भी होता है। जब एजेंट कम्युनिकेट करेंगे, फिर एलएलएम कॉल्स बढ़ेंगे, फिर कुछ तो प्रोसेसिंग होगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा एक्चुअली कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। तो जब आपके पास में टाइम कम है, उस वक्त आप मल्टी एजेंट करके अपनी जीवन को और ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था एक्चुअली, कि मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर कब अवॉइड करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है, इसकी डिटेल में हम जान ही रहे। अभी इसके बाद हम लोग लैंगचेन शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमें अब जो मज़ेदार कंसेप्ट शुरू होने वाला है, और वो बात करके मैं आपको कोड भी दिखाना शुरू करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।